गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपको हमने टेंस के बारे में जानकारी दी और सब कुछ बताया टेंस के बारे में। उसमें ज़्यादा टाइम लेने की एक वजह थी बच्चों, कि वो कीबोर्ड होता है। तो आप जानते हो जिस कीबोर्ड के ऊपर आपका हाथ एक बार जम जाता है तो बाकी चीज़ें आपको आ जाती हैं, इसलिए उसमें टाइम लेना बहुत ज़रूरी था। अब जो आगे वाले टॉपिक चलेंगे हम उनमें उतना टाइम नहीं लेंगे। दूसरी एक बात ये भी है कि जो आगे वाले टॉपिक आपके तब समझ में आएंगे जब आपके टेंस समझ में आएंगे। अब जो चीज़ें समझाऊंगा, अब जो आज मैं पेशी वॉइस के नाम से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो बच्चों टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी नॉलेज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ टेंसेज। यानी टेंस का बच्चों जो पूर्व ज्ञान है उस पर ही ये निर्भर करेगा। जिसके टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको एक्टिव और पेशिव बनाना एफिशिएंटली नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ जाएगा, एफिशिएंटली नहीं आएगा। लेकिन बच्चों आप भी जानते हो कि जो थोड़ा बहुत होता है ना उससे कहाँ काम चलता है। थोड़ा बहुत जो होता है उससे काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। आगे बात समझिए। तो अब बच्चों जरा देखना, आप आइए देखते हैं अपन पहला सेंटेंस अपना क्या है। पहले देखो दो बातें समझ लो आप। जैसे एक बच्चों एक सेंटेंस बोला मैंने, क्या होती है एवी, क्या होती है पीवी, इस पर अपन विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप इतना समझ लो कि ये तो एवी है माने एक्टिव वॉइस, और ये पीवी है। ये क्या होती है इसको छोड़ो, आप समझा दूंगा मैं। ये एवी और ये पीवी है। अब क्या होता है बच्चों, इतना समझ लो कि यदि एवी में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो जब पीवी बनाओगे तो बच्चों उसमें आपको उससे आगे वाला टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। उसकी सहायक क्रिया कौन सी है? इज, एम, आर का प्रयोग कर। आगे समझो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यदि कोई सेंटेंस आपको देकर के ये कहा जाएगा कि चेंज द सेंटेंस इनटू पेशिव वॉइस, आप इस वाक्य को पेशिव वॉइस में बदलो, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? जहां प्रेजेंट सिंपल में आप डू और डज का प्रयोग करते थे और अफर्मेटिव में तो नहीं करते थे, लेकिन जो अन्य प्रकार के वाक्य उनमें करते थे, तो बच्चों जब आप पीवी बनाओगे तो आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इज, एम, आर का प्रयोग तो बच्चों अफर्मेटिव में भी होगा, सब प्रकार के वाक्यों में होगा, लेकिन डू डज का प्रयोग का नहीं होगा, सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी सब में होगा, ठीक है। अगर बच्चों यहां मान लो आ जाए ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो प्रेजेंट सिंपल आ गया बच्चों, तो इसकी स्थिति ये रहेगी। जरा दूसरा देखो एक बार, पास्ट सिंपल आ जाए मान लो, तो क्या करोगे? तो बच्चों पास्ट सिंपल में कुछ नहीं करोगे। ये जो इज, एम, आर है ना, तो आप जानते हो पास्ट सिंपल के जस्ट आगे वाला टेंस कौन सा, जरा बताना? पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसमें क्या आती है? वाज वर आती है। तो यहां पर आपको वाज वर का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब बच्चों ये बात अगर क्लियर हो गई है तो आगे वाली बात और आसान है। अब बच्चों जैसे मान लो आप आते हो फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में विल और शेल का प्रयोग होता है। तो विल और शेल तो एक प्रकार के मॉडल होते हैं, उस बात को अपन अलग से कर लेंगे। अब देखो कंटिन्यूअस की बात करें। अब जैसे मान लो ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बच्चों आप तो जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होगा? इज, एम, आर का होता है। तो आप जब पीवी बनाओगे तो इज की जगह क्या करोगे? इज बीइंग, क्या कर दोगे? आईएनजी तो लाना पड़ेगा, फिर करोगे आर बीइंग, ठीक है। और क्या करोगे जरा बताओ? एम बीइंग कर दो। इज बीइंग है, आर बीइंग, और ये हो गया आपका एम बीइंग, ठीक है। अब जरा आगे और बढ़ो। अगर मान लो इसके स्थान पर दिया हुआ है आपको कौन सा टेंस दिया हुआ है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करोगे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या करोगे? वाज वर तो होता ही है, तो वाज वर की जगह क्या कर दोगे? वही वाज बीइंग, क्या कर दिया आपने? और वर की जगह क्या कर दोगे? वर बीइंग। कोई समस्या यहां तक? अब बच्चों बात आती है परफेक्ट की। तो परफेक्ट में आप जानते हो बच्चों किसका प्रयोग होता है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट ले लेते हैं, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हो हेज एव का प्रयोग होता है। तो बच्चों हेज को बदल दो हेज बीन में, और हेव को बदल दो हेव बीन में। अब आप ये कहोगे साहब वो तो उसमें आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है बच्चों, आता है।
वो अलग बात है, उसको भी ध्यान में रखो। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब बच्चों आपके पास में क्या बच गया? पास्ट परफेक्ट बच गया। ये कर दिया आपने पास्ट परफेक्ट। तो बहुत सरल है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट के हैज या हैव को हैज बीन या हैव बीन में बदला तो पास्ट परफेक्ट के हेड को हेड बीन में बदलना पड़ेगा। उतारो बच्चों, कितनी अच्छा ये बात समझना कि सर वो डायरेक्ट आप ये समझा रहे हो। मेरा हर क्लास में पढ़ाने का तरीका अलग होता है और मुझे खुद को नहीं पता कि पहले वाली क्लास के अंदर मैंने कौन सी तरीके से पढ़ाया था और अब जो है तो मैं इस टॉपिक का बहुत अच्छा जानकार हूं, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट अगर मुझसे क्लियर नहीं होंगे तो फिर कहीं क्लियर नहीं होंगे, ये विश्वास रखिए मुझ पर। स्टार्ट, उतारो बच्चों। मैं कुछ बोल भी रहा हूं पृष्ठ में खड़ा होकर के ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो देखने में। देखिए बच्चों, यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो आप उसका पेशी वॉइस बनाते समय इज-एम-आर का प्रयोग करते हो। जैसे उदाहरण देता हूं आपको एक में, जैसे मैंने आपको कहा कि राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर यानी राम एक पत्र लिखता है। तो बच्चों इस सेंटेंस को सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि राम इसमें सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। राइट में आपको ऐसे इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आपने बोला राम राइट्स, और ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इसका पेशी वॉइस कुछ यूं बनेगा कि ए लेटर आइए आएगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है तो आपको ये एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों कैसे बोलोगे जरा बताना? ए लेटर। अब प्रश्न ये कि इज-एम-आर में से क्या लगाएं? तो बच्चों आप जानते हो जी इज-एम-आर में से ए लेटर तो सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। अगर यहाँ ए लेटर की जगह 2 लेटर्स होता तो निश्चित रूप से यहाँ आर आता, और बच्चों यदि यहाँ आई होता तो यह निश्चित रूप से एम आता, तो ए लेटर इज। उसके बाद आएगा बच्चों थर्ड फॉर्म रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्यों है ये भी समझाएंगे अभी। तो ए लेटर इज रिटन बाई राम। ए लेटर इज रिटन बाई राम का मतलब क्या होता है कि एक पत्र जो है वो राम के द्वारा लिखा जाता है। अब बच्चों इस वाक्य में इतने सारे परिवर्तन मैंने किए लेकिन सारी बातें मैंने आपको समझाई नहीं। मैं सिर्फ एक बात समझा पाया हूं आपको, क्या कि यहां इज का प्रयोग क्यों हुआ। बाकी बातों के जवाब में एक एक पॉइंट में आपको देने वाला हूं और बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको चीजें बताई जाएगी। आशा है कि आपने उतार लिया होगा। प्रेजेंट सिंपल को इज-एम-आर में बदलते हैं, पास्ट सिंपल का वाक्य है तो वाज या वर में बदलते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वाज बिंग, वर बिंग में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज बीन या हैव बीन में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट का है तो हैड बीन में बदलते हैं। अब आप कहोगे साहब पूरे टेंस तो आए ही नहीं आए तो चिंता मत करो। कितने आ गए इतना देख लो आप। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। तो बच्चों 6 आ गए तो फिर चिंता क्या बात है। अपने पास कितने टोटल 12 ही तो हैं, तो 12 को एक एक को मैं भी समझा देता हूं आपको। देखो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पर विचार हो चुका है। हो गया। इसके आगे कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक होता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी 3 तो क्या हो गए? कंटिन्यूअस। तीनों सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज। हालांकि आप जानते हो कि इसमें तीसरा वाला वो टेंस की श्रेणी में आता ही नहीं है, तो आप तो ऐसे समझ लो जो आपको लिखना है तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज वह। और कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। बताओ बच्चों कितने हो गए? 4 हो गए ना। इन चारों का पीवी यानी पेशिव वॉइस नहीं बनता। उतारो बच्चों, क्या बोला हमने? 6 + 4 ये हो गए। 6 + 4 बराबर कितने हो गए? 10 के बारे में चर्चा हो चुकी है। 10 के बारे में तो चर्चा हो गई है। अब कौन सा बचा? एक तो बच गया फ्यूचर सिंपल, एक बच गया फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। तो बच्चों समझ में आ गया है। 6 बता दिए मैंने, उसके बाद में 4 बता दिए, इनका नहीं बनता। अब आप में से कोई बच्चा जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है या जिसके घर वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ये कह सकता है कि सर हमने तो ये भी पढ़ा है
क्या पढ़ा है कि ये जो टेंस होता है ना, कौन सा वाला टेंस होता है, ये जो टेंस होता है जिसको हम कहते हैं तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो सर इनका पेशी वॉइस तो बनता है। इस तरीके के सवाल बच्चों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि बनता है या नहीं बनता है। तो आपको पता है कि मैंने कहा कि नहीं बनता है, तो आपको इस बात पे विश्वास करना होगा कि नहीं बनता है। बहरहाल किताब में ये लिखा हुआ है कि नहीं बनता है, लेकिन किताबों वाले क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे पहले तो कहते हैं साहब टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। कई किताबों में लिखा दिखा दें हम आपको। अब मॉडर्न इंग्लिश वाले कह रहे हैं टेंस 3 कहां होते हैं, टेंस तो सिर्फ 2 ही होते हैं। और ये बात हम भी मानते हैं कि वास्तव में टेंस तो 2 ही होते हैं, उनके तर्क में दम है। लेकिन बच्चों ये जो फिर ये टेंस के साथ में ये जो फ्यूचर वाला पार्ट है, इसको भी जोड़ के पढ़ाया जाता रहा है, तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि साहब ये टेंस कितने होते हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे तो पूरे पढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाएगी टेंस कितने होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर बच्चा कहता है टेंस 3 होते हैं तो बेशक गलत है। क्योंकि बच्चों टेंस 3 कैसे हो सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को कि जब अपन जानते हैं कि फॉर्म ऑफ द वर्ब को टेंस कहते हैं, और हमारे पास वर्ब की सिर्फ 2 ही फॉर्म है, एक तो प्रेजेंट फॉर्म है, एक पास्ट फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म नहीं है। फिर आपको सर आप तो कहते हो 5 फॉर्म है, 5 हैं, लेकिन वो कैसे है जरा देखो। जैसे बच्चों गो है, ये प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, ये बच्चों वेंट है, ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को बच्चों पास्ट फॉर्म कहते हैं। अब बच्चों ये गॉन है, ये कौन सी है, ये है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब बताओ कौन सी फॉर्म, पास्ट, तो पास्ट में गिनी जाएगी ना ये भी, तो बच्चों ये वाली पास्ट में गिनी जाएगी, ये वाली भी पास्ट में गिनी जाएगी, ठीक है। अब और सुनो, ये गोइंग है, इस गोइंग को कहा जाता है वर्ब की 4th फॉर्म, और हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो बताओ ये प्रेजेंट की श्रेणी में आ गई ना, तो ये दोनों तो पास्ट में चली गई, और ये दोनों कौन सी में आ गई, प्रेजेंट में आ गई, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक होती है, जैसे मान लो 5वीं फॉर्म भी होती है गोज, तो बच्चों इसको ऐसे ES फॉर्म कहते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में ये भी नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट में ही है। कौन सी में है, ये भी प्रेजेंट में। तो बच्चों आपने क्या जाना कि 5 फॉर्म होती है, जिनमें से 3 तो प्रेजेंट में होती है और 2 पास्ट में होती है। तो 5 फॉर्म ऐसी होती है बच्चों जिनमें से 2 तो पास्ट की कैटेगरी में अंतर्वलित मानी जाती है, तथा 3 को प्रेजेंट की कैटेगरी में इंटरवीन्ड मानी अंतर्वलित माना जाता है। तो बच्चों जरा मुझे बताओ कि फ्यूचर का नाम कहीं आया क्या, क्योंकि फ्यूचर का नाम नहीं आया, और चूंकि फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही टेंस कहते हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस तो नहीं होता है। लेकिन हम पढ़ते सारी चीजें हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि क्या इन चारों का पेशी वॉइस बन सकता है। तो बच्चों ध्यान दो, मॉडर्न इंग्लिश में इन चारों का पीवी बनता है। क्या बोला मैं, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इनका पीवी नहीं बनता है, क्योंकि बच्चों ये सिर्फ लिखा हुआ है कुछ किताबों में कि मॉडर्न कब में बनता है, और वो बना के भी दिखाते हैं। मैं वो बना के भी दिखा दूंगा आपको, मेरे को सब पता है कैसे बनाना है क्या है। परंतु इस पॉइंट के ऊपर अभी तक बोर्ड का एग्जाम तो दूर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी इस बात के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा गया है। इसलिए इस बिंदु के ऊपर बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। फिर भी कैसे बनता है ये समय आने पर मैं आपको बता दूंगा, उसकी झलक मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अगर अब भी समझाऊंगा तभी तो मैंने चीजें समझाई नहीं, तो बेसिक चीजें नहीं समझाई तो भला अपवाद कहां समझ में आएगी। अब बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला आपने, अब तक जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों से आपने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि कुल मिलाकर के टेंस कितने होते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि कुल मिलाकर के टेंस तो 2 होते हैं, और 2 के कितने पार्ट होते हैं जरा बताना। 2 के बच्चों आप जानते हो कि 4 पार्ट इधर 4 पार्ट इधर, तो 8 हुई है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इनको कितने भागों में बांटा, 12 में। और 12 में से कितने का पेशी वॉइस बनाना बताया मैंने आपको, मैंने कहा 4 का नहीं बनता है। अब 4 का नहीं बनता तो बताओ कितने का बनता है, 4 का नहीं बनता है, और मैंने कहा 6 का प्लस 2 का बनता है। सॉरी 6 का और 2 का, हाँ तो 8 हो गया ना, 8 4 12 हो गए, तो 6 का और 2 का बनता है। अब प्रश्न ये है कि वो जो 2 छूट गए हैं उनकी क्या स्थिति है। अब जरा बच्चों देखो, उनकी स्थिति यह है कि जैसे मान लो फ्यूचर सिंपल में क्या आएगा बच्चों, शैल आएगा, या क्या आएगा, विल आएगा। तो बच्चों ये कहता है कि शैल या विल को तो हटाओ, ये तो मॉडल है ना, कोई भी मॉडल आ जाए, क्या बोला मैंने, चाहे उसमें शेल आए, चाहे विल आए, चाहे कैन आए, चाहे कुड आए, चाहे मे आए, चाहे माइट आए, चाहे मस्ट आए, कोई सा भी मॉडल आए, मॉडल का जब पीवी बनाओगे तो बच्चों क्या कर दो, ये मॉडल को तो ऐसा का ऐसा लिख देना, प्लस उसमें बी और जोड़ देना। कैसे, जैसे मैंने कहा जी, आई कैन टीच इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं तो इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है। बताओ कैन बी का प्रयोग किया ना, लेकिन क्या समझ में नहीं आया कि इंग्लिश को आज उठा के मैं क्यों लाया, ये मैंने समझा ही नहीं तो तुम्हारी समझ में कहां से आएगा। यहां टीच की जगह मैंने टॉट का प्रयोग क्यों किया, ये बाई में किधर से उठा लाया, ये चीजें बच्चों आपकी समझ में नहीं आई है। लेकिन मैं आपको ये चीजें आपके नहीं आई है तो मैं आपको ये चीजें समझाना भी नहीं चाह रहा था। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि कैन को कैन बी में बदल दिया जाता है, मे को मे बी में बदल दिया जाता है, शेल को शेल बी में बदल दिया जाता है, वो समझ में आ जाना चाहिए। आगे वाली बातें मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। तो जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि आई विल किल यू, मैं तुमको किल कर दूंगा। अब जरा पेशेज क्या बनेगी, यू। अब विल को विल बी में बदल दो, मैं तो इतना बताना चाहता हूं, यू विल बी, आगे किल्ड बाय मी आएगा, वो क्यों आएगा इसकी वजह हम आगे पढ़ लेंगे। पर विल को विल बी में बदला जाएगा, शेल को शेल बी में बदला जाएगा, मस्ट को मस्ट बी में बदला जाएगा। एनी मॉडल, कोई सा भी मॉडल ले लो जिसमें शेल और विल भी शामिल हैं, तो क्या करोगे, वही तरीका है। एक बात, कभी कभी बच्चों जैसे मान लो आपका जो परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट वाला पार्ट है, उसमें क्या आता है जरा बताना बच्चों, आपने पढ़ा शेल हैव आता है, आता है कि नहीं आता, या फिर विल हैव आता है। तो बच्चों मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि शेल हैव या विल हैव ही क्यों, कोई सा भी मॉडल आ जाए, कोई सा भी मॉडल, और उसके बाद हैव आ जाए। कैसे, जैसे बच्चों शेल हैव, विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, किसी भी मॉडल के बाद बच्चों अगर हैव लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो मॉडल यूं का यूं लिख देना है, उसके साथ हैव भी यूं का यूं लिख देना है, और बच्चों उसके साथ में एक BEEN बीन भी लगा देना है। जैसे यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, तुम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे, तो कुड हैव को किसी में बदलूंगा, ये देखना आप, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय यू। ये आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कुड हैव के एवज में कुड हैव बीन का प्रयोग किया है। मैंने कुड हैव के एवज में किसका प्रयोग किया है बच्चों जरा बताना, मैंने कुड हैव के एवज में कुड हैव बीन का प्रयोग किया है। तो बच्चों आपके क्या क्या समझ में आ गया, आपके बच्चों ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और अगर पेशी वॉइस बनानी है तो ध्यान देना इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। अगर बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज एम आर के स्थान पर इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के स्थान पर हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका पीवी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर पास्ट सिंपल है तो बच्चों क्या करोगे, आगे आपको जो है वाज या वर का प्रयोग करना है पीवी में। लेकिन यदि पास्ट कंटिन्यूअस है जिसमें पहले ही वाज वर आ रहा है तो वाज को वाज बीइंग या वर बीइंग, वाज बीइंग वर बीइंग में बदलना होगा। आगे पास्ट परफेक्ट में अगर हेड का प्रयोग हो रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किस में बदलोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में बदलोगे जरा बताना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेड बीन में बदलोगे। आगे फिर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको छोड़ दो। फिर इसके बाद में जो फ्यूचर सिंपल है तो शेल और विल को किसी में बदलोगे, शेल बी या विल बी में, या कोई सा मॉडल आ जाए तो शेल बी विल बी या वो मॉडल प्लस बी। उसी तरीके से मान लो अगर शेल बी विल बी पहले ही आ रहा है यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस तो उसका पीवी नहीं बनाना है। और आगे शेल हैव विल हैव या कोई सा भी मॉडल उसके बाद हैव आ रहा है तो क्या करोगे, तो उसमें बीन का प्रयोग करोगे, शेल हैव बीन विल हैव बीन। और अंत में बच्चों क्या आ रहा है, शेल हैव बीन विल हैव बीन मस्ट हैव बीन। किसी भी मॉडल के बाद अगर क्या आ रहा है जरा बताना, अगर ऑलरेडी आज उसके हैव बीन आ रहा है तो फिर उसका पीछे वही बनाना संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह से बच्चों जो पहली बात है वो आपको मैंने इसके बारे में जानकारी दी और इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बताओ, जितनी बातें मैंने आपको समझाई वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आए कि नहीं? आ गई होगी। तो बच्चों, आपको पहली बात हमने यही बताई थी कि किस प्रकार से आपकी जो है वर्ब चेंज होती है। अब मैं आपको बिंदु की बात पे लाता हूं। देखो बच्चों, एक एग्जांपल से अपनी बात को समझेंगे। जैसे मान लो यह है प्रेजेंट सिंपल, इसमें एक सेंटेंस दे दिया मैंने आपको, राम, ठीक है, राइट्स ए लेटर। अब बताओ बच्चों, इस सेंटेंस का सूत्र क्या बना? तो बच्चों, इस सेंटेंस का सूत्र बन गया, जरा देखना, एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी ऐसी एस जुड़ करिए प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों मान लो कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे तो चेंज हो जाएगी सही क्रिया, है ना? उसमें क्या हो जाएगा, इजएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। लेकिन पेशिव वॉइस में कभी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। पेशिव वॉइस का केवल एक ही स्ट्रक्चर है, वो क्या है जरा ध्यान देना। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद आएगा बच्चों एचवी, जो चेंज होती रहती है। उसके बाद हमेशा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद आता है बच्चों बाई, जिसमें भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद में क्या जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, इसमें भी चेंज हो जाता है, इधर ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो जाता है। और बच्चों ये ध्यान दो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पहले यहां सब्जेक्ट था, लेकिन जब आप इसको बाई के बाद प्रयोग करते हो तो बच्चों फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट नहीं रहता, बल्कि बच्चों इसको एजेंट कहते हैं। ये कर्ता नहीं रहता है, बल्कि अब ये क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं, ये कर्ता नहीं बल्कि अभिकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बच्चों कर्ता नहीं कहलाता बल्कि अभिकर्ता कहलाता है। ये सूत्र बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप अगर मान लो एक बार याद कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंसेस। आपके लिए वाक्यों को फ्रेम करना इन पेशिव वॉइस, पेशिव वॉइस में आपके लिए वाक्यों को फ्रेम करना हो जाएगा बेहद आसान। इसलिए, और इसमें चेंज नहीं होगा सूत्र, ये परमानेंट ही रहेगा। ठीक है बच्चों? अब आप ये देखो, ये अब देखो ये भी चेंजेबल है। इसमें अगर चेंजेबल नहीं है तो सिर्फ ये नहीं है, ये स्थायी है, ये नियम कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, बाकी बच्चों एच भी आएगी, पर कभी इजएमआर आएगी, कभी वाजबर आएगी। जैसे अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो इजएमआर आएगी, वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग आएगी, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेज बीन या हैव बीन आएगी, वाक्य पास्ट सिंपल का है तो वाज या वर आएगी, वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का है तो वाज बीइंग या वर बीइंग आएगी, वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो हेड बीन आएगा, और अगर वाक्य में विल या शेल आ रहा है तो शेल बी या विल बी का प्रयोग होगा, और यदि वाक्य में विल हैव या शेल हैव आ रहा है तो विल हैव बीन या शेल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो बताओ बार बार सहायक क्रिया बदल रही है कि नहीं बदल रही है? चूंकि बदल रही है, ये भी चेंज होगा। अब आपको सब कैसे चेंज होगा? ये बच्चों चेंज होगा, इसको भी बताएंगे आपको, वो भी चेंज होगा, बाई भी चेंज होगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? सिर्फ ये चेंज नहीं होगा क्या, कि इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज ए सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस विदाउट द यूज ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों? परमानेंट रूल है ये। क्या? कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना किसी वाक्य को, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए बिना किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जा सकता है। किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जा सकता है किसका प्रयोग किए बगैर? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए बगैर। दो बातें अच्छे से दिमाग में बैठा लो। एक बात और, एक बात बताओ आप मुझे, आप जब सहायक क्रियाएं पढ़ते हो, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हो, तो मैं कई बार कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है। तो वो कितनी होती है? 24 होती है। तो 24 में से एक तो कौन सी है बच्चों जरा बताना? इज, एम, आर है, और क्या है? इज, एम, आर है, और वाज, वर है। मॉडल तो 13 होते हैं, वो तो अलग छोड़ो। और क्या है? डू, डज या डिड, ध्यान देना। और क्या है? हेज, हेव या हेड। यहां बच्चों एक बहुत गहरा निष्कर्ष हम निकालने वाले हैं। आप जब किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो उस वाक्य में इज, एम, आर का प्रयोग करना संभाव्य है।
आप जब किसी वाक्य को एक्टिव से पेशिव में बदलते हो तो उस वाक्य में यानी पेशिव में बदले हुए वाक्य में वाज वर्ग का प्रयोग करना भी संभाव्य है। जब आप किसी वाक्य को एक्टिव से पेशिव में बदलते हो बच्चों तो उसमें हैज हैव या हेड का प्रयोग करना भी संभाव्य है, लेकिन क्या संभाव्य नहीं है? ध्यान दो बच्चों, डू डज और डिड का प्रयोग संभाव्य नहीं है। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि पेशिव वॉइस के वाक्यों में डू डज या डिड का प्रयोग हरगिज नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी वाक्य में आपको डू डज या डिड दिख जाए तो प्रथम दृष्टिया समझ लेना कि वो वाक्य पेशिव वॉइस का किसी सूरत में हो नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस बच्चों जिसमें अगर आपको क्या दिख जाए, यदि आपको उसमें डू डज या डिड दिख जाए तो समझ लेना कि वह वाक्य पेशिव वॉइस का किसी सूरत में हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर किसी वाक्य में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर नहीं आए तो समझ लो वो वाक्य पेशिव वॉइस का किसी सूरत में हो नहीं सकता। यानी पेशिव वॉइस में ये जरूरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो, और पेशिव वॉइस में ये जरूरी बल्कि जरूरी निषिद्ध है कि डू डज या डिड का प्रयोग हो। डू डज और डिड का प्रयोग करना पेशिव वॉइस में क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है, निषिद्ध होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोहिबिटेड होता है, निषिद्ध होता है। दो बातें क्लियर हो गई है। अच्छा, एक बात और है, आप जानते हो बच्चों बी वर्ब की फॉर्म क्या क्या होती है? जरा देखना बी वर्ब में क्या क्या आता है। एक तो आता है इज एम आर, ये प्रयोग हो रहा है। एक होता है वाज वर, ये भी प्रयोग हो रहा है। अब बी वर्ब में बच्चों एक और समझो, एक होती है बीइंग। क्या होती है? बीइंग। एक होती है केवल बी, जैसे शैल बी, विल बी, और एक होती है बीन। तो बच्चों इनका प्रयोग भी होता है, जैसे शैल को शैल बी, विल बी बदलोगे, इज को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग बदलोगे, इज बीइंग, है ना। उसी तरीके से बीन, तो बीन क्या करते हो? एज को एज बीन में बदलते हो, हेड को हेड बीन में बदलते हो। तो बी के ये जो रूप है बच्चों ये भी प्रयुक्त होंगे। तो आप जानो कि बी का एक रूप तो बी होता है, एक क्या होता है? बीइंग होता है, एक क्या होता है? बीन होता है। तीन रूप तो ये हो गए। और सुनो, इज एम आर, ये भी बी के ही रूप होते हैं। और सुनो, वाज या वर, ये भी बी के ही रूप होते हैं। बी के बच्चों इतने रूप होते हैं, देखो ये, इसीलिए अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं कि बी इज नॉन टू बी द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश। बी को अंग्रेजी में सर्वाधिक इरेगुलर माने अनियमित क्रिया कहा जाता है। बी वर्ब को अंग्रेजी में सर्वाधिक अनियमित क्रिया होने का दर्जा प्राप्त है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट इरेगुलर। मोस्ट रेगुलर, इरेगुलर। मोस्ट इरेगुलर वर्ब किसे कहा जाता है? बी वर्ब को कहा जाता है। बी वर्ब के कितने रूप होते हैं बच्चों? देखो, 1 2 3, है ना, और ये 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के रूप होते हैं बी वर्ब के। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि डू डज और डिड का प्रयोग करना पेशिव वॉइस में सख्त मना है। आपने क्या जाना कि किसी वाक्य को पेशिव वॉइस में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक उसमें क्या नहीं हो, जब तक बच्चों उसमें क्या नहीं हो, जरा बताना, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना हो। और भी बातें हैं, वो भी हम करेंगे। अब बच्चों जैसे आपका सेंटेंस क्या था कि राम राइट से लेटर, जरा बच्चों इसको समझाता हूं आपको। आपके ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो बच्चों सभी लोग जानते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जरा बताओ। ये सब्जेक्ट, ये क्या है जरा बताओ? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है जरा बताओ? ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब आपका सूत्र क्या कहता है? आपका सूत्र जो बच्चों उसमें मान रखना पड़ेगा, यू शैल हैव टू पुट वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूले। जो ये सूत्र है उसमें आपको मान रखना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या लाओ? ये आ गया आपका ए लेटर। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि इसमें चेंज हो जाता है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सीधा उठ कर क्या गया? इसमें चेंज नहीं हुआ क्योंकि नाउन है। नाउन जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर ट्रांसफर्ड होकर के आता है तो उसके रूप या उसके स्वरूप या उसकी फॉर्म में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन सर्वनाम में होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, कोई दिक्कत? मैं एक पत्र लिखा तो छठी क्लास का बच्चा भी कह देगा कि सर मैं एक पत्र लिखा नहीं, मैंने एक पत्र लिखा होता है। क्यों बच्चों आपने ऐसा क्यों किया? जब मैंने तो ये कहा था कि मैं एक पत्र लिखता हूं, और जब मैंने भूतकाल में बोला तो मैं एक पत्र लिखा, तो आपने बताओ कि कैसे पकड़ में आया आपके ये बात आपकी कैसे पकड़ में आई कि मैं एक पत्र लिखा गलत होता है और मैंने एक पत्र लिखा सही होता है? ये बात आपके कैसे पकड़ में आई, मुझे ये बताओ। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये चेंज बच्चों प्रोनाउन में होते हैं, क्योंकि मैं एक सर्वनाम है और लेटर क्या है? सर्वनाम नहीं। इधर ये नाम है तो नाम भी क्या है? नाउन है। इसमें क्या चेंज होना? कुछ नहीं होगा। ए लेटर, अब जो प्रेजेंट सिंपल है ना,
तो प्रेजेंट सिंपल है तो बताओ सारी क्रिया कौन सी आएगी, ध्यान दो, या तो ई जाएगी या एम आएगी या आर आएगी। अब बच्चों प्रश्न ये है जी, ए लेटर क्या बहुवचन है? ए लेटर, पहली बात बच्चों ए लेटर के साथ एम का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आई के साथ होता है, और ए लेटर सिंगुलर है इसलिए आर का प्रयोग भी नहीं हो सकता। ए लेटर के साथ तो सिंगुलर है, और ए आप जानते हो सिंगुलर वर्ब होती है जिसके अंत में एस आता है, तो यहां तक सही है। ए लेटर इज, अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाओ क्योंकि सूत्र ये कह रहा है, तो हो गया आपका बच्चों, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म, क्या हो गया, रिटर्न हो गई कि नहीं हुई? ए लेटर इज रिटर्न। फिर बच्चों बाई बाहर से लेके आओ, पेशी वो में बाई लेके आना पड़ता है, बाई, और उसके बाद में आपका ये जो है ना, इसको उठ करके यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये बाई और ये बाई के बाद में बच्चों आपने क्या लगा दिया, जरा बताना। अब बोलो हिंदी में क्या वाक्य था, अंग्रेजी में क्या वाक्य, ध्यान से समझ लेना। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में एक तत्व की बात है जो आपको समझनी होगी। राम एक पत्र लिखता है, अंत में क्या आया, ता है। तो बच्चों इस पेशी वजह में क्या बनेगा, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, गलत, क्योंकि ऊपर ता है तो नीचे भी ता आना चाहिए, तो अनुवाद कैसे करोगे, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका टेंस भी प्रेजेंट सिंपल है, इसका टेंस भी प्रेजेंट सिंपल है, यानी बच्चों आप समझ लो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो भी प्रेजेंट सिंपल, अगर वर्ब की पांचवी फॉर्म आ रही है तो भी प्रेजेंट सिंपल, अगर डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो भी प्रेजेंट सिंपल, और बच्चों अगर इज, एम या आर के साथ क्या आ रहा है, के साथ बच्चों अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो भी प्रेजेंट सिंपल, लेकिन ये एक्टिव वॉइस थे और ये पेशी वॉइस होगा। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया है कि अगर वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हो रहा है और आगे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग हो ही नहीं रहा है तो भी प्रेजेंट सिंपल। आई समझ में? जैसे मैंने आपको कहा आई एम ए टीचर, कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। शी इज ए डॉक्टर, बोलो शी इज ए डॉक्टर, तो शी इज ए डॉक्टर में कौन सा टेंस, वही टेंस। मैंने कहा सैम एंड सोफी आर फ्रेंड्स, बताओ कौन सा टेंस, वही प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अगर वाक्य में जैम आर का प्रयोग हुआ है या हेजेव का प्रयोग हुआ है, जैसे आई हैव ए स्विफ्ट डिजायर, मेरे पास एक स्विफ्ट डिजायर है, तो बच्चों बताओ आप जरा क्या करोगे, हेव का प्रयोग कर रहे हो ना। तो अगर वाक्य में हेजेव का प्रयोग हो रहा है और आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है तो भी वाक्य का टेंस कौन सा, तो भी वाक्य का टेंस प्रेजेंट सिंपल। तो बच्चों आपके इतना सरल तरीके से बातें मैंने समझाई और आपके मैं आशा करता हूं कि बातें समझ में आ गई होगी। क्या क्या समझाया आपको बच्चों, जरा बताना। आपको बच्चों हमने ये समझाया कि किस तरीके से एक्टिव से पेशिव में किसी वाक्य को बदलते हैं तो क्या नहीं होता है, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। यानी एक्टिव वॉइस में जब आप कहते हो कि राम राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट सिंपल, जब पेशिव वॉइस में कहते हो कि लेटर इज रिटन बाय राम, तो भी प्रेजेंट सिंपल, तो टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर आप कोई साहब वहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सारा तरह, या तो आपने इज़मार लगा दिया, पर बच्चों वो भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं किया ना मैंने कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दिया, ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा, क्या कहा, आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं। पेशी वॉइस बनेगा राम टोल्ड मी, सॉरी इंडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी। यहां मैंने लाइक को लाइक्ड में क्यों बदला, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में क्यों बदला, क्योंकि इसको नरेशन कहते हैं, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो वो तो आगे वाला टॉपिक है, वो बातें तो आपकी आगे समझ में आएगी। पर बच्चों यहाँ जो सारी बातें अनुशीलन आपको करना है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा है। ऐसा नहीं कि कोई व्याकरण में देख करके उसके ग्रामर के जो उलझे फुलझे रूलों को ऐसी कहीं बोल दिया है। वेरी सिंप्लीफाइड वे में आपको बातें मैंने कही है, और मैं आशा करता हूं कि इतने सरल तरीके से जो मैंने बातें आपको कही है ये आपके दिमाग के ऊपर जरूर कुछ असर डालेंगी। और आगे वाली जो क्लास होगी बच्चों, इसको अपन कहां से शुरू करेंगे, इस पर जरा आप चर्चा करो। तो आपको सिर्फ बच्चों हम ये बता पाए हैं कि S + V + O, ठीक है। तो हमने आपको एक तो बच्चों HV है उसका नियम बताया है ना, जैसे, और ये बताया है कि इसको यहां लाते हैं तो यहां कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों यहां चेंज हो जाता है, जैसे आई टीच हर, ये सेंटेंस बच्चों अपन लेते हैं। तो यही इसी को अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे। हर जब आ जाएगा तो बच्चों हर नहीं रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा, और जब आई पीछे जाएगा तो आएगा आई नहीं रहेगा, उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो बच्चों क्या चेंज होगा इस बारे में तो बच्चों हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।